कल वाले टॉपिक में देखो, कोई डाउट है तो। हमने हाइपर कंजुगेशन पढ़ा कल। पहले तीन सिस्टम पढ़े हैं कंजुगेटेड, कौन कौन से हैं? सी एच, सिग्मा, पाई। सी एच सिग्मा पॉजिटिव, सी एच सिग्मा रेडिकल। नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स कैसे पढ़े हैं हमने? नंबर ऑफ स्ट्रक्चर कितने बनते हैं? वन प्लस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करते हैं? स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। एक इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन पढ़ा है। इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन स्टेबिलिटी से उल्टा है, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स। चेक करो, इतना हमने कर लिया था। अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते हुए ध्यान रखना सिर्फ sp3 कार्बन होना चाहिए जिसपे अल्फा एच है। sp2 या sp कार्बन पे अल्फा एच जो है वो काउंट नहीं करने। आज हमने बस एक तो इम्पोर्टेंट बातें इसमें रह गई थी कल, वो डिस्कस करनी है। अब बुकलेट में से पढ़ोगे तो एक टॉपिक आपको इंथैल्पी ऑफ कंबशन का मिलेगा, हीट ऑफ कंबशन, एक वो डिस्कस करना है मैंने। तो एक दो क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। पहला है हाइपर कंजुगेशन इन बेंजीन। बेंजीन के केस में हाइपर कंजुगेशन अगर आता है तो मान लो ये बेंजीन है, इसमें डबल बॉन्ड है तीन जगह, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कोई भी नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर इसके ऊपर हम मिथाइल लगा दें तो ये अल्फा हाइड्रोजन माने जाएंगे, क्योंकि कोई एक डबल बॉन्ड, ये वाला ले लेते हैं, ये वाला डबल बॉन्ड, इसके साथ ये सिग्मा आ गया और ये तीन क्या आ गए, सी एच। तो इसमें जीरो अल्फा है, नो हाइपर कंजुगेशन। लेकिन इसमें तीन अल्फा हाइड्रोजन है। तो बेंजीन को तीन अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं। ये एक तरह का इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जैसे हम प्लस आर लेते हैं वैसे इसे प्लस एच लेंगे, क्योंकि ये वाला एच अपना इलेक्ट्रॉन इसे देता है और बेंजीन के ऊपर चार्ज आ जाता है नेगेटिव। ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा हाइपर कंजुगेशन का। और बेंजीन के ऊपर अगर नेगेटिव आता है तो हमें पता है कि वो नेगेटिव सारी पोजीशंस पे नहीं आता था। क्या कोई बता बता सकता है कि प्लस आर पड़ा था हमने बेंजीन में? ऑर्थो एंड पैरा पे आता था ऑर्थो एंड शायद। पैरा। और हाँ, तो ये भी ऑर्थो एंड पैरा पे घूमेगा, एक बार यहाँ पे, फिर पैरा पे चल जाएगा, फिर यहाँ चल जाएगा।
इट मीन सिमिलर टू प्लस आर या प्लस एम। बेंजीन के केस में प्लस एच इफेक्ट होगा ऑफ मिथाइल ग्रुप इन बेंजीन। प्लस एच मीन्स ईडीजी है, इट ओनली ऑपरेट्स ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, मेटा पे नहीं होगा। ये रीजन है क्योंकि आपको पता है ये भी रेजोनेंस ही एक तरह का। तो जैसे रेजोनेंस में ऑर्थो और पैरा पे ऑपरेट होता था इफेक्ट, वैसे इसमें भी सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे ऑपरेट होगा। ये चीज समझ आ गई? सर बेंजीन में एक अल्फा हाइड्रोजन तो है। वो अल्फा नहीं लेना बेटा हमने, ये वाला एच नहीं लेना, क्योंकि एच आपको sp3 वाला चाहिए होता है। ये एच sp2 कार्बन पे लगा हुआ है, सारे के सारे कार्बन क्या है sp2। तो एक ये भी ध्यान रखना है, sp3 कार्बन होना चाहिए। इसलिए अगर कोई बेंजीन पे मिथाइल आता है उसी को हम अल्फा कार्बन मानेंगे। बेंजीन के खुद जो कार्बन हैं वो काउंट नहीं करेंगे क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड है। तो ऑर्थो पैरा पे ऑपरेट होता है। तो प्लस आर कितना प्लस एच ईडीजी है, ऑर्थो पैरा पे ऑपरेट होता है। मान लो ये क्वेश्चन हमें ऐसे दिया जाता है कि ये बेंजाइल कार्बोकटाइन को मिथाइल ग्रुप अगर आता है ऑर्थो या पैरा पे तो वो स्टेबल करेगा या नहीं करेगा। तो हम कहेंगे यस करेगा, दिस इज मोर स्टेबल रीजन। ये मिथाइल ग्रुप प्लस एच शो करेगा, जैसे प्लस आर होता था ओ एच का, ये प्लस एच शो करता है, हाइपर कंजुगेशन शो करता है, ईडीजी है। और ये क्योंकि पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है तो यहाँ तक इसका इफेक्ट पहुंचेगा, ऑर्थो पैरा का पहुंचता है। तो हम कहेंगे मिथाइल ग्रुप बेंजीन के ऊपर प्लस एच शो करेगा, जैसे कि प्लस आर ग्रुप हम पढ़ के आए हैं वैसे एक प्लस एच इफेक्ट आ गया। इसका ईडीजी है और ये बेंजाइल को ज्यादा स्टेबल कर रहा है, तो दोनों में से ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो फिर से देख लो, जैसे एक प्लस आर इफेक्ट पड़ा था वैसे आज हमने प्लस एच इफेक्ट पढ़ा है। बेंजीन के ऊपर अगर मिथाइल लगे आता है तो ये प्लस एच कितना काउंट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देगा, एक बार H1 एक बार H2 एक बार H3 इलेक्ट्रॉन देगा। तो बेंजीन पे चार्ज आएंगे नेगेटिव, कहाँ कहाँ आएंगे, ऑर्थो एंड पैरा पे। इसे हम ईडीजी मान रहे हैं, प्लस एच इफेक्ट कह रहे हैं। ये बेंजाइल कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल। और दूसरी बात, अगर एक और बेंजीन लगा दें इस पे, लेकिन यहाँ मिथाइल ना लगाएं इथाइल लगा दें, तो बताओ प्लस एच कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? सर कम होगा, अल्फा हाइड्रोजन कम हो रहे हैं। क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने रह गए, इसमें 3 अल्फा थे, लेकिन इसमें इस कार्बन पे 2 ही अल्फा हैं, तो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो फिर ये आएगा ऑर्डर। तो दो बातों का ध्यान रखें। पहला इंपॉर्टेंट, अल्काइल ग्रुप ऑन बेंजीन act as plus H, that is EDG, similar to plus R। और दूसरा, पॉजिटिव आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल gets reversed due to hyper conjugation on benzene। ये किस सेंस में कह रहा हूं मैं, क्योंकि इथाइल का वैसे तो पॉजिटिव आई ज्यादा है। पॉजिटिव आई इफेक्ट मींस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट,
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट लिख लो, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, ओफलकाई ग्रुप गेट्स रिवर्स्ड ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। रिवर्स क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर देखा जाए पॉजिटिव आई किसका ज्यादा था, मिथाइल का या इथाइल का? सर पॉजिटिव मिथाइल, आई पॉजिटिव आई इथाइल का। इथाइल का ज्यादा था। जितने ज्यादा कार्बन उतना पॉजिटिव आई ज्यादा है। लेकिन ईडीजी अगर यहाँ देखा जाए तो प्लस एच ज्यादा किसका है, मिथाइल का। इसका मतलब ईडीजी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मिथाइल अच्छा है, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन डोमिनेट ओवर इंडक्टिव, जिसकी वजह से ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा कि यहाँ पॉजिटिव आई वो तो हमने कर ही लिया। वैसे रेजोनेंस सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव। तो यहाँ बेंजीन के ऊपर अगर मिथाइल आता है या इथाइल आता है या आइसोप्रोपाइल आता है, तो उसमें आपको पॉजिटिव आई नहीं देखना, पॉजिटिव एच देखना है, हाइपर कंजुगेशन देखना है। उसके बेस पे उनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। जैसे एक एग्जांपल करके देखते हैं। मान लो एक क्वेश्चन आ गया हमें, बेंजाइल कार्बोगेनाइन ज्यादा स्टेबल होगा या इस पे मिथाइल लगा दें वो ज्यादा स्टेबल होगा? तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है? सेकंड वन। सेकंड, क्योंकि इस पे प्लस एच है, 3 अल्फा। ए और बी में से बी ज्यादा स्टेबल है। लेकिन आगे एक सी आ गया, इस पे आइसोप्रोपाइल लगा दिया। अब कौन सा ज्यादा स्टेबल है? बी। ये पॉजिटिव आई ज्यादा है। लेकिन ये वाला कार्बन देखना है, ये डबल बॉन्ड यहाँ से आएगा। देखो कंजुगेटेड कार्बन ये है जिसपे हाइपर कंजुगेशन होगा। इसमें कितने अल्फा एच हैं, 1। तो 1 अल्फा होने की वजह से पॉजिटिव आई चाहे ज्यादा है, लेकिन अल्फा एच 1 होने की वजह से डोनेशन इसकी कम होएगी। तो सबसे ज्यादा अच्छा डोनर बी होगा, उससे कम सी होगा, उससे कम क्या होगा, ए। तो इनकी स्टेबिलिटी ऐसे कंपेयर करनी। तो प्लस आर की तरह एक इफेक्ट आता है, प्लस एच बेंजीन पे लगता है, ऑर्थो पैरा पे ऑपरेट होता है, हाइपर कंजुगेशन। लेकिन आर से कम इफेक्टिव है, आई से ज्यादा इफेक्टिव है। मिथाइल और इथाइल में से उल्टा है, मिथाइल का डोनेशन ज्यादा है क्योंकि हाइपर कंजुगेशन डोमिनेट ओवर इंडक्टिव। ठीक है, एक तो ये रह गया था कल, ये कर लेना। और एक क्वेश्चन रह गया हमारा, एक और टॉपिक दिया हुआ है, कंपैरिजन ऑफ हीट ऑफ कंबशन, जो हमने इंथैल्पी ऑफ कंबशन थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था। इंथैल्पी ऑफ कंबशन हमें पता है, जब भी किसी हाइड्रोकार्बन को हम जलाते हैं, मान लो ईथेन है, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, एक वाटर। इसमें हमेशा हीट रिलीज होती है, इसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। 1 मोल से जितनी भी निकलती है। अगर हम हाइड्रोकार्बन्स का कंपैरिजन करेंगे किसकी ज्यादा हीट ऑफ कंबशन है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। 2 फैक्टर्स हैं कंपैरिजन के लिए। पहला फैक्टर रहता है नंबर ऑफ कार्बन, जितने नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा उतनी इंथैल्पी ऑफ कंबशन ज्यादा। मीथेन से ज्यादा ईथेन, ईथेन से ज्यादा प्रोपेन, प्रोपेन से ज्यादा ब्यूटेन। क्योंकि कार्बन ज्यादा है तो कोयला ज्यादा है कह लो। जितना कोयला ज्यादा है बेटा उतना ज्यादा जलेगा, तो ज्यादा हीट निकलेगी। तो अगर अलग अलग अल्केन या अल्कीन्स आते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन पहले देखने हैं, जिसमें ज्यादा कार्बन उसकी इंथैल्पी ऑफ कंबशन भी ज्यादा होगी। लेकिन अगर सेम आ जाए कार्बन, इफ नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो फिर स्टेबिलिटी मैटर करती है।
एंथैल्पी ऑफ कंबशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, सेम जैसे कल किया था। जितना स्टेबल हो जाएगा हाइड्रोकार्बन उतना ही उसकी रिएक्शन स्लो होएगी, रिएक्शन स्लो होएगी तो हीट कम निकलेगी। लेकिन ये तब है जब उनमें कार्बन एक जैसे हैं। इसमें फिर वो अल्कीन्स की स्टेबिलिटी वाला टॉपिक ज्यादा दे रखा है हाइपर कंजुगेशन के बेस पे। इफ अल्कीन इज मोर स्टेबल तो इट्स एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होने वाली है, विल बी लेस। एक चीज और इम्पोर्टेंट आती है इसमें, कई बार ये कंपैरिजन कहता है, कंपेयर एंथैल्पी ऑफ कंबशन पर कार्बन या पर CH2। अगर कंपेयर एंथैल्पी ऑफ कंबशन पर CH2 आता है तब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी आता है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन में कह दिया कि पर CH2 एक कार्बन के लिए, तो फिर नंबर ऑफ कार्बन मैटर नहीं करेंगे, फिर भी अकेली स्टेबिलिटी मैटर करेगी, क्योंकि जितने कार्बन है पर CH2 कैसे निकलेगा उतने से डिवाइड कर दो। जैसे मिथेन की जितनी भी कंबशन आई अगर पर CH2 निकालना है तो एक कार्बन से डिवाइड कर दो, लेकिन इथेन की जितनी भी आई उसे दो कार्बन से डिवाइड कर दो। तो अगर ये लिखा हो पर CH2 तो ध्यान से पढ़ना है। फिर से आपको स्टेबिलिटी देखना है, मीन दो जगह स्टेबिलिटी देखनी है, एक तो अगर कार्बन सेम आ जाए या फिर ये लिखा आ जाए पर CH2। नहीं तो जिसमें ज्यादा कार्बन उसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन ज्यादा होगा। जैसे पहला क्वेश्चन ये आ जाएगा कि इनमें से किसमें एंथैल्पी ऑफ कंबशन ज्यादा है, तो ए का ज्यादा है या बी का, सिर्फ कार्बन काउंट करने हैं कितने कितने। बी। बी। सर बी। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, लेकिन इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन है। तो हम कहेंगे भी बी का ज्यादा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है तो कोयला ज्यादा है, हाइड्रोजन भी ज्यादा है। जितना कोयला और हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उतनी कंबशन ज्यादा हो। लेकिन अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम आ जाए जैसे ये आ गया, ए और बी किसकी ज्यादा कंबशन है, तो फिर स्टेबिलिटी देख लो। चेक करो फॉर्मूला दोनों का एक जैसा है, कार्बन एक है एच भी उतना ही है, कार्बन 4 है ए एच कम 3 स्टेबल है तो उसका डेल्टा ज्यादा। हाँ तो उसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन ज्यादा होगा। 5 6 8 है, इसमें भी सेम है। अब स्टेबिलिटी चेक करेंगे, इसमें हाइपर कंजुगेशन है, इसमें हाइपर कंजुगेशन है, इसमें 2 अल्फा है, इसमें 3 ये है 3 ये, 6 अल्फा है, तो हम कहेंगे ये ज्यादा स्टेबल है। मोस्ट स्टेबल है तो थोड़ा बर्न ही होगा, इसका मतलब बर्निंग स्लो होएगी, तो ए की एंथैल्पी ऑफ कंबशन ज्यादा होएगी बी से, मोर एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो इसलिए टॉपिक यहाँ दिया हुआ है एंथैल्पी ऑफ कंबशन का, हाइपर कंजुगेशन वाले टॉपिक से करना। कई बार नंबर ऑफ कार्बन अलग अलग होते हैं, फिर ऐसे पूछता है मैक्सिमम एंथैल्पी ऑफ कंबशन पर CH2। इसमें भी स्टेबिलिटी देखनी है आपने, जैसे ये 2 या 3 या 4। कहीं हमने एक टॉपिक पढ़ा था एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन के बेस पे बताओ कौन सा लीस्ट स्टेबल है इनमें से। कहीं पढ़ा है एंगल स्ट्रेन का टॉपिक सर ए। आइसोमर्स में? हाँ तो ए लीस्ट स्टेबल था,
एंगल स्ट्रेन फिर से चेक करना, इसमें ज़्यादा एंगल स्ट्रेन था, होना चाहिए था 109 का, लेकिन है कितना 60 का। तो हम कहते थे इसे एंगल स्ट्रेन पड़ रहा है, खींच के रखे हुए हैं बोन जिसकी वजह से जल्दी टूट जाते हैं। मैक्सिमम एंगल स्ट्रेन मींस लीस्ट स्टेबल, लीस्ट स्टेबल ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें पर CS2 लिख दिया। अगर ये ना लिखता पर CS2, अगर पर CS2 ना लिखता फिर किसकी ज़्यादा होती, जिसमें ज़्यादा कार्बन जिसमें है, ज्यादा कार्बन। तो फिर D की होती। तो ये एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, पर CS2 लिखा है या नहीं लिखा। अगर पर CS2 लिखा है, नंबर ऑफ कार्बन अलग अलग है, फिर आपको स्टेबिलिटी देखनी है, नहीं तो कार्बन देख। तो ये दो टॉपिक देख लो बेटा, ये दो टॉपिक हमारे रह गए थे, नया टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहे आज। पहला देख लो, जैसे प्लस R होता है वैसे प्लस H एक ग्रुप है जो बेंजीन में लगेगा, ऑर्थो पैरा पे ऑपरेट होगा। उनमें से बेंजीन के खुद के जो H हैं वो नहीं काउंट करते होते अल्फा में, क्योंकि वो sp2 कार्बन के हैं, सिर्फ sp3 कार्बन ही होना चाहिए। मिथाइल का ज्यादा होगा, इथाइल का कम होगा, आइसोप्रोपाइल का और कम होगा। मीन जो पॉजिटिव आई का इफेक्ट था उससे उल्टा होता जाएगा, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन ज्यादा डोमिनेटिंग है, तो हम हाइपर कंजुगेशन के बेस पे कंपेयर करेंगे EDG इफेक्ट। जैसे बेंजाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है, ये बेंजाइल कहते हैं इसे, कार्बोकेटाइन को, ये बेंजाइल। तो इसके ऊपर अगर ऑर्थो पैरा पे मिथाइल आता है तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, एंड दैट इज ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। यहीं से एक्चुअली इसकी डिस्कवरी हुई थी, बेकरनाथन ने इसकी डिस्कवरी यहीं से की थी, क्योंकि जब उन्होंने देखा, जब तक ये नहीं पता था तो हमें पॉजिटिव आई पता था, और पॉजिटिव आई इनमें से किसका ज्यादा है, C का। तो फिर होना ये चाहिए था कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा आती, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल करते थे B की ज्यादा आती थी। तब उन्होंने सोचा भी कोई ना कोई और इफेक्ट है जो आई भी नहीं है, रेजोनेंस भी नहीं है। तब जाके इसकी डिस्कवरी हुई, जिससे उसने नाम दिया हाइपर कंजुगेशन। तो एक्चुअली डिस्कवरी यहाँ से हुई थी बेंजीन के कंपाउंड के ऊपर, क्योंकि बेंजीन के ऊपर आई इफेक्ट उल्टा होता जा रहा था। तो एक तो ये याद रखना है, प्लस H बेंजीन पे लगेगा ऑर्थो पैरा पे। दूसरा हीट ऑफ कंबशन, ये मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स में भी बताया था, भी जितने कार्बन और हाइड्रोजन ज्यादा है उतना कोयला ज्यादा बलेगा, तो ज्यादा एनर्जी देगा, कंबशन ज्यादा होगी। ऑर्गेनिक में जो कंबशन का क्वेश्चन आएगा ज्यादा स्टेबिलिटी से रिलेट आएगा। अगर कार्बन सेम है या CH2 पूछता है तो फिर आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, जो ज्यादा स्टेबल है वो कम कंबशन देता है, जो कम स्टेबल है वो ज्यादा कंबशन देता है। और स्टेबिलिटी, क्योंकि कल हमने कुछ हाइपर कंजुगेशन से भी पढ़ी है, उस बेस पे यहाँ स्टेबिलिटी वाले क्वेश्चन कुछ एक आपको मिले। तो ये दो टॉपिक हमारे हाइपर कंजुगेशन में पेंडिंग है, ठीक है। लास्ट पे एक इम्पोर्टेंट चीज और देख लो, अगर बेंजीन के ऊपर हाइपर कंजुगेशन एक जैसे आ जाए, यहाँ मिथाइल आ जाए और यहाँ मिथाइल तो है लेकिन CD3 आ गया, यहाँ CT3 आ गया, तो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन सभी में एक जैसे हैं। लेकिन बेटा एक बॉन्ड एनर्जी का फर्क है, CH का बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है, CD का बॉन्ड थोड़ा वीक रहता है। सॉरी, CH का वीक रहता है, CD का स्ट्रॉन्ग रहता है, CT का और स्ट्रॉन्ग रहता है बॉन्ड। CH का बॉन्ड थोड़ा तोड़ना इजी है, CT का थोड़ा मजबूत होता है, T का और मजबूत होता है। आइसोटोप्स में जैसे जैसे न्यूट्रॉन्स बढ़ेंगे न्यूक्लियस की रिपल्शन कम हो जाएगी, तो बॉन्ड एनर्जी थोड़ी सी बढ़ती है, स्टेबल हो जाते हैं बॉन्ड।
बॉन्ड एनर्जी बढ़ने से भी हाइपर कंजुगेशन में फर्क पड़ जाता है, कैसे? अब CH3 ने जब हाइपर कंजुगेशन शो करना है तो उसने पहले CH का बॉन्ड तोड़ना है, तभी तो हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। ये बॉन्ड टूट के यहाँ जाएगा, H पॉजिटिव बनेगा। इसका मतलब ये हाइपर कंजुगेशन तभी शो कर पाता है अगर ये बॉन्ड तोड़ता है। अब अगर ऐसा है तो इसमें भी 3H, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, H ही है, DOT कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन तीनों में से ज्यादा इफेक्टिव हाइपर कंजुगेशन, ज्यादा जल्दी हाइपर कंजुगेशन किस में हो जाएगा? CH3 जिसमें जिसमें बॉन्ड जल्दी टूटता है। और बॉन्ड जल्दी किस में टूटता है? फर्स्ट में, जिसकी वजह से एक हाइपर कंजुगेशन में बॉन्ड एनर्जीज का भी फर्क रहता है। बॉन्ड एनर्जी CH की कम होने की वजह से एक्सटेंट ऑफ हाइपर कंजुगेशन CH में क्या होती है, थोड़ी सी ज्यादा रहती है। तो रेयर कभी नंबर ऑफ H सेम आ जाए या फिर H की जगह D और T लिख के दिया जाए, तो ध्यान रखना ये वाला टॉपिक रहेगा कि CH में हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होती है CD से, CD में ज्यादा होती है CT से। और ये भी आप देखो पॉजिटिव आई का उल्टा हो गया, क्योंकि पॉजिटिव आई हमने किया था CH3 से ज्यादा CD3 होता है, CD3 से ज्यादा CT3 होता है। पॉजिटिव आई में हमने पढ़ा था H से ज्यादा D, D से ज्यादा T। याद आ रहे हैं? नहीं, H से ज्यादा D। पॉजिटिव आई का इफेक्ट स्टार्ट ही यहाँ से किया था यस सर। H, है ना? तो H से ज्यादा D, D से ज्यादा T, पॉजिटिव आई का ये था। जबकि हाइपर कंजुगेशन का उल्टा है। तो ये कुछ चीजें थी जिससे बेकरनाथन को सोचने पे मजबूर किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब जाके उन्होंने नई डिस्कवरी की है हाइपर कंजुगेशन की। तो बेकरनाथन इफेक्ट उन्हीं के नाम पे कहा जाता है, डिस्कवरर ऑफ हाइपर कंजुगेशन। हो जाएगा बेटा ये भी। तो ये 3 टॉपिक थे। पहला, जैसे प्लस R होता है वैसे प्लस H भी होता है बेंजीन के ऊपर। जैसे प्लस R ऑर्थो पैरा पे ऑपरेट होता है, वैसे ये प्लस H ऑर्थो पैरा पे ऑपरेट होता है बेंजीन के ऊपर। जैसे प्लस R डोनेटिंग है, वैसे प्लस H EDG है। EDG से किसी के ऊपर क्या इफेक्ट आता है वो तुम्हें देखना होगा। हो सकता है स्टेबिलिटी बढ़ जाए, हो सकता है कम हो जाए। तो इसे प्लस R की तरह प्लस H भी देखना है बेंजीन के केसेस में। लेकिन उसमें एक ध्यान रखना भी, प्लस H में मिथाइल का ज्यादा है क्योंकि उसमें 3H है। अगर उसके ऊपर और ज्यादा कार्बन आएंगे तो चाहे पॉजिटिव आई तो बढ़ेगा, लेकिन EDG इफेक्ट कम होगा क्योंकि हाइपर कंजुगेशन वाले H कम हो जाएंगे। तो CH3 में 3H है, इथाइल आ जाएगा तो एक H कम हो जाएगा। आइसोप्रोपाइल आ जाएगा तो 2H कम हो जाएंगे, तो उनका EDG कम होता जाएगा, डोनेटिंग इफेक्ट कम होता जाएगा। दूसरा, इंथैल्पी ऑफ कंबशन आ गया। नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होने से ज्यादा, लेकिन कार्बन सेम है तो स्टेबिलिटी से उल्टा होगा। स्टेबिलिटी हमने हाइपर कंजुगेशन से देखनी है। और तीसरा, कई बार CH3 CD3 और CT3 लगा के हाइपर कंजुगेशन के क्वेश्चन दे देगा। तो CH3 का हाइपर कंजुगेशन ज्यादा इफेक्टिव है, CD3 का कम है, और CT3 का और भी कम है। कर लोगे बेटा? लास्ट 1-2 पॉइंट और हमने लिखने हैं। इसमें क्या पूछे जा सकते हैं मल्टीपल के लिए, नीट JEE के लिए? पहला पॉइंट, ये दो अल्का अल्कीन हैं, इन दोनों का कंपैरिजन करना है स्टेबिलिटी का। चेक करो विच वन इज मोर स्टेबल एंड व्हाई। हाइपर कंजुगेशन काउंट करके बताओ कितने कितने। पहले में 6 अल्फा हाइड्रोजन, दूसरे में 6।
6 इसमें है, 6 इसमें है। कोई सिस ट्रांस तो नहीं लग रहा? नहीं, ये तो दूसरा तो दिखाता ही नहीं सिस ट्रांस। तो कल हमने कर लिया था अगर तो सेम अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन उनमें आपको शेप ड्रॉ करके दे दी एक सिस और एक ट्रांस, फिर तो हम कह देते हैं भी सिस और ट्रांस में से ज्यादा स्टेबल होता है ट्रांस, कम स्टेबल होता है सिस। लेकिन आज एक नया क्वेश्चन आ रहा है भी अल्फा हाइड्रोजन भी सेम है, अल्फा हाइड्रोजन सेम है और सिस ट्रांस भी है नहीं। अगर ऐसा है बेटा सिस ट्रांस भी है नहीं, अल्फा हाइड्रोजन है भी सेम, दोनों चीजें ही आ रही हैं, फिर एक क्वेश्चन बनता है कि इनमें स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करें। इनमें स्टेबिलिटी देखते हैं फर्स्ट वाले में, जब हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेगा तो इसका एक स्ट्रक्चर बना के देखते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनता है। मान लो H1 का डबल बॉन्ड यहाँ जाता है, जैसे ही डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा ये वाला डबल आगे चल जाएगा, जिसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड CH। अब दूसरे का बना के देखते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कोई भी एक बना के देख रहे हैं सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए स्टेबिलिटी। इसमें मान लो ये वाला H1 अपना डबल बॉन्ड यहाँ देता है, ये आगे जाता है, कार्बन आयन बनाना इसका, क्या कोई कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का कंपैरिजन दोनों में कर सकता है, कौन सा ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शी में स्टेबिलिटी किसी को याद है कार्बन आयन की? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शी में कौन सा ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन रहता था? कार्बन आयन को अगर EDG ग्रुप लगा देते हैं तो स्टेबिलिटी क्या करता है? डिक्रीज डिक्रीज करता है। तो इसमें तो बेटा EDG एक्स्ट्रा आ गया मिथाइल, इसमें EDG एक ही साइड से है, इसमें दो साइड से EDG है, ये सेकेंडरी है ये प्राइमरी है, और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ऑर्डर ये रहता है प्राइमरी कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल रहता है, सेकेंडरी वाला थोड़ा कम स्टेबल हो जाता है क्योंकि डोनेटिंग ज्यादा है, टर्शी वाला और भी कम हो जाता है क्योंकि डोनेटिंग और भी ज्यादा है। तो जितने ज्यादा डोनेटिंग उतना कार्बन आयन कम स्टेबल, मींस प्राइमरी ज्यादा स्टेबल, सेकेंडरी कम, टर्शी और भी कम। तो ये सेकेंडरी है, ये क्या है प्राइमरी, हम कहेंगे भी सेकेंडरी वाला मोर स्टेबल है, प्राइमरी वाला कम स्टेबल है। ये ज्यादा स्टेबल होने की वजह से फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है, सॉरी कौन सा ज्यादा स्टेबल लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया, सेकेंडरी वाला कम स्टेबल है, प्राइमरी वाला क्या है ज्यादा स्टेबल। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल होने की वजह से इनमें आपस में एक दूसरे में कन्वर्जन जल्दी होएगी, एक दूसरे में कन्वर्जन जल्दी होएगी तो इट मींस हाइपर कंजुगेशन होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे, जिससे ज्यादा इफेक्ट A और B में से B में आएगा, B वाले ज्यादा स्टेबल बनेंगे, A वाले क्या बनेंगे कम स्टेबल। तो ये एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन आता है, मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, दिस वन, ये क्या है लेस। तो किसे याद कर लो कि नंबर ऑफ अल्फा H सेम है, लेकिन कार्बन आयन बना के देखना पड़ेगा आपको जिसका आगे स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, जिसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा मानी जाएगी। तो कई बार हमें डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उन स्ट्रक्चर्स को भी देखना पड़ेगा कि कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है कौन सा कम स्टेबल। तो एक ये नीट जेईई के लिए अलग से क्वेश्चन पूछेगा, ये मैंने बता दिया तुम्हें पहले से। नंबर ऑफ अल्फा H भी सेम है, सिस ट्रांस भी नहीं है, फिर भी पूछे जा रहे हैं, तो फिर आप ऐसे
चेक करो बेटा, समझ आया टॉपिक ये वाला? किसी को कोई डाउट पूछना है इसमें? कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी याद आ रही है? कार्बोनाइन पे 8 होते हैं। डोनेट करने वाला तो इन्हें कम स्टेबल करता है क्योंकि पहले से ज्यादा है इलेक्ट्रॉन, 8 तो पहले से ही है। तो प्राइमरी में डोनेटिंग कम है, सेकेंडरी में डोनेटिंग ज्यादा है, जिसकी वजह से कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी प्राइमरी की ज्यादा होती है। हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखे, ये प्राइमरी बना ज्यादा स्टेबल, ये सेकेंडरी बना कम स्टेबल। ज्यादा स्टेबल का मतलब ज्यादा हाइपर कंजुगेशन, तो इसमें ज्यादा इफेक्टिव मान लिया हमने, ये रीजन बन जाता है। ठीक है, याद रह जाएगा ये वाला क्वेश्चन। हाँ जी सर बी पार्ट का प्राइमरी कैसे बना है वो समझा दो। प्राइमरी का मतलब बेटा, प्राइमरी नहीं कह रहा मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ कि इधर मिथाइल लगा हुआ है डोनेटिंग, इधर मिथाइल नहीं लगा हुआ डोनेटिंग, इस पेस पे कह रहा हूँ। इधर से तो रेजोनेंस दोनों में ही है। ओके एक और क्वेश्चन मिलता है, सेकंड क्वेश्चन देख लो। सेकंड क्वेश्चन याद रखना है, जो CH का सिग्मा बॉन्ड है, एग्जैक्टली अगर देखा जाए इनमें स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, तो CH का जो सिग्मा बॉन्ड है हमें पता है वो sp3 होना चाहिए, तो यहाँ एक sp3 हाइब्रिड होगा जिसमें बॉन्ड पेयर होगा H के साथ, sp3 हाइब्रिड होगा sp3। कार्बोकेटाइन के केस में एक खाली p ऑर्बिटल होगा, वेकेंट। तो sp3 हाइब्रिड अगर केमिकल बॉन्डिंग समझें तो हमें पता भी है यहाँ बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ बॉन्डिंग हो रही है, तो बॉन्डिंग कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ये sp3 हाइब्रिड किसके साथ ओवरलैप करेगा? वेकेंट p के साथ। तो एक बार ये sp3 वेकेंट p के साथ कर लेगा, फिर ये घूम रहा है, रोटेट हो रहा है, रोटेट होने से ये वाला ऊपर आ जाएगा, फिर रोटेट होने से ये वाला ऊपर आ जाएगा, तो एक एक करके तीनों वेकेंट p ऑर्बिटल के पैरेलल प्लेन में आते रहते हैं, जिससे आपस में इनकी ओवरलैपिंग होती रहती है। हाँ, ओवरलैपिंग बहुत कम होएगी क्योंकि sp3 थोड़ा बेंड हुआ है साइड की तरफ, जिसकी वजह से एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप कम है। तो यहाँ ओवरलैपिंग के बेस पे हमें ऐसे क्वेश्चन आ सकता है भी, जो हाइपर कंजुगेशन में तुम कहते हो डबल बॉन्ड बना, वो डबल बॉन्ड अगर बनता है तो केमिकल बॉन्डिंग के बेस पे कैसे बन रहा है? तो हम कहेंगे एक फिल्ड sp3 हाइब्रिड होना चाहिए ऑफ CH ओवरलैप विद इसके साथ वेकेंट p ऑर्बिटल ऑफ कार्बोकेटाइन। अगर हायर लेवल में थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाए, कंफ्यूज करे आपको भी, ट्रू है या फॉल्स है स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट ऐसे बनेगा कि फिल्ड sp3 हाइब्रिड CH का ओवरलैप करता है विद वेकेंट p ऑर्बिटल ऑफ कार्बोकेटाइन। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कार्बन sp3 होना जरूरी है, sp2 या sp नहीं लेना। अब अगर ऐसा है तो सॉरी, फिर से समझा दो। वो यहाँ जो डबल बॉन्ड बनेगा, ये वाला यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, तो वो डबल बॉन्ड कैसे कैसे ओवरलैप से बनेगा वो बता रहा हूँ। तो डबल बॉन्ड की ओवरलैपिंग कैसे कैसे हो रही है? ये CH का बॉन्ड पेयर था, ये किसके साथ ओवरलैप कर रहा है? वेकेंट p ऑर्बिटल के साथ। इधर से इसका वेकेंट p आएगा, इधर से sp3 हाइब्रिड आएगा। देखो सीधा डबल बॉन्ड दिखा दिया, डबल बॉन्ड बनता तो साइड वाइज ओवरलैप से है ना, लेकिन साइड वाइज ओवरलैप हमने पढ़ा है कि PP की ओवरलैप पड़ी है हमें तो, लेकिन यहाँ पे एक अलग से केस आ रहा है, इसलिए बताया जा रहा है कि PP ओवरलैप नहीं है नॉर्मल। एक sp3 हाइब्रिड है भरा हुआ CH का, और एक वेकेंट p है।
ऐसे कोई रेडिकल में बता सकता है रेडिकल में क्या सिचुएशन आएगी, क्या हाफ फर्क पड़ जाएगा? हाँ, हाफ फील्ड आ जाएगा। अगर यहाँ रेडिकल होता है तो उसके पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल होएगा पी। पी ऑर्बिटल तो है लेकिन हाफ फील्ड है, और यहाँ से sp3 आएगा ना, तो sp3 भरा हुआ CH का इसके साथ ओवरलैप कर रहा है हाफ फील्ड के साथ। तो इसमें स्टेटमेंट ऐसे लिखा जाएगा कि जो हाइपर कंजुगेशन में डबल बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, वो बॉन्डिंग हो किस किस में रही है, तो sp3 फील्ड तो हमेशा आएगा ही आएगा। यहाँ वेकेंट नहीं कहेंगे, यहाँ हम कहेंगे हाफ फील्ड ऑर्बिटल है किसका, ऑफ रेडिकल। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में वो ये वाला है कि अगर ये डबल बॉन्ड वाला आता है फिर जो ओवरलैप होती है, हमें पता है यहाँ ओवरलैप होएगी। अब ओवरलैप कैसे होएगी, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा तो यहाँ जो डबल बॉन्ड बनेगा 1 और 2 में, वो कहता है इसके बारे में समझाओ ये कौन सी ओवरलैप है। तो इसे ध्यान से देख लेते हैं। यहाँ CH के पास तो कोई खाली ऑर्बिटल है ही नहीं, बॉन्ड क्योंकि पहले से बना हुआ है। तो अगर ये खाली ऑर्बिटल है नहीं तो ये आपको याद करना है पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, याद करने हैं। यहाँ पे वो कह रहा है कि इसमें ओवरलैप कैसे होगा, यहाँ से तो ठीक है CH का हाइब्रिड आ जाएगा। कौन सा हाइब्रिड आएगा, sp3। लेकिन यहाँ कोई खाली ऑर्बिटल तो दिख नहीं रहा, तो फिर ये किसके साथ ओवरलैप करता है। तो एक MOT पढ़ते थे हम, MOT में पढ़ते थे कि जब पाई बॉन्ड बनता है P और P की ओवरलैपिंग से यहाँ पे पाई बॉन्ड बनता है तो दो ऑर्बिटल पैदा होते थे, एक पाई बॉन्डिंग और एक पाई एंटी बॉन्डिंग। P और P जब ओवरलैप करते हैं तो दो तरह का ओवरलैप होता था, इन फेज पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ आता है, नेगेटिव नेगेटिव के साथ। इससे दो जो ओवरलैप होता था बॉन्ड कैसे बनता था, ये कौन सा है बताओ, बॉन्डिंग ऑर्बिटल है या एंटी बॉन्डिंग है जो मैंने बनाया अभी, बॉन्डिंग। 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 लेकिन अगर मैं ये ऐसे बनाता हूँ एंटी बॉन्ड। तो ये ऐसे होता था एंटी बॉन्डिंग, है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। बताओ नोडल प्लेन्स, कितने कितने नोडल प्लेन्स थे पहले में, कितने नोडल प्लेन है, 1 दूसरे में 2। 2 तो यहाँ पे फिर उसने एक ये लाइन बोल दी, कहता इसमें जो PP की ओवरलैप यहाँ हुई तो दो ऑर्बिटल बने होंगे, एक पी इसका एक पी इसका, दो बने होंगे, एक बॉन्डिंग बना होगा एक क्या बना होगा, एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में तो दो इलेक्ट्रॉन ये वाले आ ही गए क्योंकि पेयर है तो दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग क्या पड़ा है, वेकेंट है, एंटी बॉन्डिंग ही वेकेंट रहा होगा ना, तो एंटी बॉन्डिंग वेकेंट रह गया। अब सोचो क्या कोई ओवरलैप हम बता सकते हैं यहाँ पे कि एक तो हाइब्रिड है भरा हुआ, इधर से खाली चाहिए मुझे, कौन सा खाली रह गया फिर, बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में तो आगे दो इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग जो खाली रह गया वो एंटी बॉन्डिंग इसके साथ ओवरलैप करेगा। ऐसे दिखा देते हैं, ये एंटी बॉन्डिंग है जो खाली पड़ा है, बाई एंटी बॉन्डिंग वेकेंट, तो ये इसके साथ ऐसे ओवरलैप कर इससे बॉन्ड बनता है। तो बस ये 3 स्टेटमेंट याद कर लो कि जो बॉन्ड बनता है डबल बॉन्ड हाइपर कंजुगेशन से वो कैसे कैसे बनता है। तीनों में CH की तरफ से तो हमेशा sp3 फील्ड आता है, ठीक है, ये हमेशा sp3 फील्ड ही आने वाला है तीनों केसेस में। कौन कौन से केसेस में, कार्बोकेटाइन में, रेडिकल में एंड डबल बॉन्ड में, पाई बॉन्ड में। इधर से कार्बोकेटाइन का वेकेंट पी आएगा, कार्बोकेटाइन के केस में कौन सा आएगा, ओवरलैप विद
वेकेंट पी। रेडिकल में कौन सा है? हाफ फिल्ड पी। लेकिन पाई बॉन्ड के केस में कौन सा है? एम्प्टी एंटी एंटी बॉन्डिंग पाई। एंटी बॉन्डिंग पाई। तो 3 क्वेश्चन और बन जाएंगे कि sp3 का ठीक है, बॉन्ड बनाता है डबल बॉन्ड, कंजुगेशन में है, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग के बेस पे समझाओ कि डबल बॉन्ड बना कैसे। तो sp3 भरा हुआ कार्बोकेटाइन में खाली के साथ, रेडिकल में हाफ फिल्ड के साथ, और पाई बॉन्ड वाले में किसमें? एंटी बॉन्डिंग पाई के साथ ओवरलैप करता है। तो ऐसे 3 तरह का ओवरलैप हमने हो जाएगा बेटा। तो ये प्रीवियस जो क्वेश्चंस है मैंने वो करवाए हैं आपको, 2-3 ऐसे केस हैं नीट जेई के लिए स्पेशली। नंबर ऑफ एच सेम है, सिस ट्रांस भी नहीं है, फिर भी पूछ रहा है स्टेबिलिटी, तो कार्बोनाइन बना के चेक करो जो ज्यादा स्टेबल है। कुछ 2-3 क्वेश्चन ऐसे स्टेटमेंट दे देगा जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, मैंने थोड़ा सिंपलीफाई करने की कोशिश की है। ये 3 याद कर लो कि सी एच का तो sp3 आता ही है, दूसरी तरफ से एक वेकेंट पी आता है, एक हाफ फील्ड आता है, एक कर लोगे बेटा ये भी। तो ये हमारा सारा टॉपिक है हाइपर कंजुगेशन का, यहाँ तक आपने पढ़ना है, ठीक है। इसे मैं शेयर कर दूंगा, बुकलेट में से भी रीड कर लो, एक डीपीपी भी भेज रहा हूँ। फिर भी एक आधा पॉइंट रह गया हो कोई तो बाद में हम कर लेंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। उसी का हमारा एक टॉपिक बचेगा इसके बाद, एरोमेटिसिटी एंड एरोमेटिक एंड जो बुकलेट आप पढ़ोगे, तो बाकी बुकलेट पढ़ दो, एक वो पेज छोड़ देना जिसपे लिखा होगा एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक। वो टॉपिक हम जब सेकंड को हमारी नेक्स्ट क्लास होएगी तब कर लेंगे। सर एक हॉलीडेज का एमओटी वाला पार्ट दिखा दो, उसका सर नोट नहीं हुआ। जो समझ तो आ गया मोटी वाला। सर तो होमवर्क आपको सिर्फ डीपीपीज करनी है ना, वो होमवर्क दिया मैंने, जो वो आइसोमर्स के डीपीपीज हैं। सर हो गया। डीपीपी के डाउट्स दे दो, जो पहले एक पेंडिंग है हमारी, उसके डाउट चेक करो। सब्जेक्टिव में देखो कोई डाउट है तो। सब्जेक्टिव में फर्स्ट पहले मैं लिख रहा हूँ, इंक्रीजिंग और रो पॉजिटिव एम क्या क्या है। ए पार्ट में NS2 का ज्यादा होगा, जैसे जैसे इस पे CS3 आएगा कम होता जाएगा। किया था हमने ऐसे, R ग्रुप आने से कम हो जाता है, बॉन्ड एंगल वाला इशू था। बी में कोई बताओ क्या होगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहा हूँ बेटा, जीओसी की जो असाइनमेंट एक कल रह गई थी हमारी, आप कह रहे थे की नहीं है। सेकंड कौन बता रहा है? एक NS2 है, एक OH है, एक O नेगेटिव है, कौन सा ज्यादा पॉजिटिव एम है? किया या नहीं किया? किया हुआ है नहीं किया हुआ? किया हो और फिर बताओ सर। ओ नेगेटिव सबसे पॉजिटिव एम ज्यादा। बोलो। O नेगेटिव OH सर ओ नेगेटिव सबसे नेगेटिव ज्यादा, सबसे ज्यादा, देन ठीक है। NH2, फिर NS2 है, फिर OH। फिर OH, ठीक है।
सेकंड में नेगेटिव एम का ऑर्डर, नेगेटिव एम का ऑर्डर आ जाएगा सबसे ज्यादा इनमें से नाइट्रो, फिर साइनो, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर एस्टर। पहले नेगेटिव एम आ जाएगा, ज्यादा खींचने वाला एफ है, सीओ तो सभी में है, सीओ के आगे वाला अगर डोनेट करने वाला होगा तो पीछे चल जाएगा। ये सबसे ज्यादा डोनेटिंग है, पीछे चल गया, ये भी डोनेटिंग है, ये थोड़ा खींचने वाला है। एक हेलोजन के केस में एक्सेप्शन याद रखो, एक्सेप्शन है हेलोजन के केस में, सिर्फ इस केस में नेगेटिव आई डोमिनेट ओवर प्लस आर। हेलोजन ऐसे हैं जिन पे लोन पेयर है, लोन पेयर है तो प्लस आर होता है, लेकिन इनकी इतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कि लोन पेयर अपना कोई खास डोनेट नहीं करते, इस वजह से इन्हें ओवरऑल EWG ही माना जाता है। अगर बेंजीन के ऊपर कभी हेलोजन लग जाए, ये कार्बोकेटाइन आ जाए और ये कार्बोकेटाइन आ जाए, वैसे तो ये प्लस आर है लेकिन फ्लोरीन का माइनस आई डोमिनेटिंग है, सिर्फ इस केस में एक्सेप्शन है जिसकी वजह से इसे EWG माना जाता है, EDG नहीं माना जाता। तो ये एक याद रखना है पॉइंट सिर्फ हेलोजन के केस में, अदरवाइज हमेशा आर डोमिनेटिंग है, आर ही देखा जाता है प्लस है या माइनस है, लेकिन इस केस में आई डोमिनेटिंग है। तो ये भी पॉइंट लिख लेना बेटा कॉपी पे। अब अगर आई डोमिनेटिंग है तो EWG है। बताओ कार्बोकेटाइन को, कार्बोकेटाइन को EWG क्या करता है? अनस्टेबल कर। तो फिर अनस्टेबल करेगा तो सेकंड वाला कम कम स्टेबल stable। हो जाएगा, इट मींस फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। ठीक है। थर्ड में सिर्फ बोलना है पॉजिटिव एम है जो नेगेटिव एम, पहले में क्या है एन लगा हुआ है, प्लस एम है या माइनस एम, फिर SH लगा हुआ है। लोन पेयर देखना है लोन पेयर है या नहीं, लोन पेयर है तो प्लस एम, लोन पेयर नहीं है तो माइनस एम। पहला बता दो कोई। प्लस एम। प्लस एम। प्लस एम। एस पे भी लोन पेयर है, प्लस प्लस एम। एम। ये CO वाले A माइनस एम। डबल बॉन्ड भी आगे, माइनस एम। ये O पे लोन पेयर है, प्लस एम। प्लस प्लस एम। एम। फिर O SOOH है, फिर से O आ गया, इसमें बता दो O पे लोन पेयर तो दिख रहा है, प्लस एम। प्लस एम। CN पे लोन पेयर तो नहीं दिख रहा, माइनस एम। लोन पेयर है, प्लस एम। इसका आज जो पढ़ा है हाइपर कंजुगेशन के बेस पे बताओ, क्या इसमें प्लस H लग रहा है? इस HCH की वजह से तो इसे प्लस H लिखेंगे। जैसे मैंने बताया कि रेजोनेंस ज्यादा डोमिनेटिंग है, तो कभी प्लस दो EDG में दो आ जाए, एक प्लस R आ जाए, एक प्लस H आ जाए, तो हम प्लस R को ज्यादा मान लेंगे। क्लोरीन के ऊपर देखना लोन पेयर है या नहीं, लोन पेयर है तो क्या होगा प्लस एम, तो बस इसे एक प्लस H लिख लो। ये आज पढ़ा है हमने हाइपर कंजुगेशन, बाकी प्लस एम है। मल्टीपल में चेक कर लें,
मल्टीपल में बता दो फर्स्ट 5 में से। सर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूँ। लीस्ट बताना है, लीस्ट स्टेबल कौन सा है? पहला ओपन नेगेटिव है। पहले तो पाई बॉन्ड काउंट करते हैं। पहले में दूसरे में एक एक पाई बॉन्ड है, तीसरे में भी एक पाई बॉन्ड है, चौथे में भी एक पाई बॉन्ड है। सभी पोलर हैं और सभी पे एक एक पाई बॉन्ड है। लेकिन दो ऐसे हैं जिन पे ओ पे नेगेटिव है, वो तो ज्यादा स्टेबल है। दो ऐसे हैं जिन पे सी पे नेगेटिव है, वो कम स्टेबल है। सी में नेगेटिव वाले चेक करो, बी और डी दो हैं, इनमें से आगे कंपैरिजन करना है किसी तरह। यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। तो ओ नेगेटिव वाले तो मैंने ज्यादा स्टेबल में निकाल दिए। लीस्ट स्टेबल वाले मुझे लगता है ये दो होंगे। इन दोनों में से ये वाला आंसर देंगे, क्योंकि इसमें पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव इसकी वजह से भी है, क्योंकि सीओ में रेजोनेंस है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव इकट्ठे आ जाएंगे, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, क्या हो जाएगी? रिपल्शन। इस वजह से हमें लगता है भी ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत कम स्टेबल होगा अगर बनता है तो, क्योंकि आगे सीओ खींचने वाला है। और पॉजिटिव पॉजिटिव अगर आएंगे तो दो इकट्ठे पॉजिटिव या दो इकट्ठे नेगेटिव रिपल्शन बहुत करते हैं। इस वजह से बी होगा लीस्ट कंट्रीब्यूट। ठीक है, आगे देखो। तो सबसे ज्यादा तो सी है इनमें, उससे कम ए है, उससे कम डी है, सबसे कम बी है। रेजोनेंस एनर्जी, स्टेबिलिटी, कंट्रीब्यूशन क्या दे? परसेंटेज कंट्रीब्यूशन। कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, कौन कम करता है? जो ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, की बात। सेकंड चेक कर लो। पाई बॉन्ड सभी में एक एक था, लेकिन सी सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ओ पे नेगेटिव है, सी पे पॉजिटिव है। आगे देखो, मुझे गलत कर दिया मैंने। सर वहां पे डेल्टा नेगेटिव आएगा बी में। बी में सर ओ पे पॉजिटिव तो कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा। डेल्टा सर इसका नेगेटिव आएगा। आंसर डी आएगा। क्यों? सर क्योंकि पॉजिटिव और सर वहां पे ओ पे तो पॉजिटिव ही आएगा, नीचे नेगेटिव ओ आएगा पे नेगेटिव कार्बन। आएगा बेटा, ओ पे नेगेटिव होता है, ओ इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सी पे पॉजिटिव आता है। जब कभी सीओ को हम से कहेंगे भी रेजोनेंस हो गया, तो आप ऐसे हम लिखते हैं, हम इसे ऐसे इमेजिन करते हैं भी अगर होगा तो ऐसे होगा। ठीक है, आगे देखो। मुझे ए और सी में थोड़ा डाउट लग रहा है। ए और सी में चेक करके दो, ए ज्यादा स्टेबल करें या सी ज्यादा स्टेबल करें? ए ज्यादा स्टेबल होगा, मोर हम्म, चार्ज सेपरेशन, लेस चार स्टेबिलिटी। सेपरेशन आ गई। मोर चार सेपरेशन है, सी में कम हो जाएगा। 10 तक बताओ कोई। ट्वेल्व तक चेक करो। ठीक है, और कोई नहीं है? चलो अभी मैं इसकी हाइपर कंजुगेशन की एक शीट शेयर कर रहा हूँ, 10-12 क्वेश्चन हैं, वो कर लेना। ठीक है बेटा, सेकंड को मिलते हैं, सेकंड को क्लास है हमारी। ठीक है।